नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। बेसिकली इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपसे एनआरआई बैंकिंग एंड डीम्ड रेजिडेंट। दोस्तों, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको कराए जा रहे हैं। जून 2025 का जो बीएफएम का एग्जाम हुआ था और जो 2024 में बीएफएम के एग्जाम्स हुए थे, उनमें जो टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं वही हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपको करा रहे हैं, जिससे आने वाला जो एग्जाम है आपका दिसंबर 2025 का, वो बहुत अच्छे से हो सके। तो इसी सीरीज में चीजें चल रही हैं। इसके पहले के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जाकर के आप जरूर देखें, और हर दिन 8:30 बजे यूट्यूब पर ये क्लास आपको मिल जाती है, तो पूरी देखा करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे यहाँ पर आज बात करूंगा डीम्ड रेजिडेंट के बारे में। तो डीम्ड रेजिडेंट पर जून 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगेन क्या होता है डीम्ड रेजिडेंट, ये सब कुछ आज के सेशन में आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एनआरआई बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। सुन लीजिएगा बहुत अच्छे से, देखिए एनआरआई बैंकिंग, दो शब्द आ गए। पहला शब्द आ गया एनआरआई, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस कौन होते हैं और रेजिडेंट इंडियन कौन होते हैं। तो इन दोनों की डेफिनेशन बताऊंगा। फिर एक बात याद रखिएगा, एनआरआई का मतलब क्या होता है। जो सिटीजन्स तो भारतीय हैं, भारत की नागरिकता है उनके पास, पर विदेशों में रह करके नौकरी कर रहे हैं। जैसे इन्फोसिस में कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसकी नौकरी इंडिया में लगी थी, लेकिन अब इंडिया के बाहर उसका ट्रांसफर कर दिया गया है, वो लंदन में अब जॉब कर रहा है, कमाएगा वहां पर, लेकिन पैसे कहां भेजेगा, इंडिया में। तो आपकी बैंकिंग नीड्स और उनकी बैंकिंग नीड्स में डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि वो आपके देश में नहीं, आपके देश के बाहर हैं। तो उनको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम एनआरआई को दी जाने वाली सुविधाओं पर डिस्कशन करेंगे, जानेंगे रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, देन अगेन और डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है, चारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं, यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं या आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, तो आपकी डिफरेंट बैंकिंग नीड्स होंगी एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स होंगी। आपकी इन्वेस्टमेंट नीड्स अलग होगी, बैंकिंग नीड्स अलग होंगी। सिंस यू आर रिजाइडिंग अब्रॉड, क्योंकि आप बाहर रह रहे हो, मोस्ट ऑफ योर इनकम एंड सेविंग्स विल बी इन फॉरेन डिनोमिनेशन। अब कोई लंदन में रह रहा है तो जो कमा रहा है किस करेंसी में कमा रहा है, जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। कोई अमेरिका में है तो किस करेंसी में कमा रहा है, डॉलर में कमा रहा है। तो उसके पास फॉरेन करेंसी है, फॉरेन डिनोमिनेशंस में करेंसी है, ठीक है, जैसे यूएस डॉलर, यूरो एक्सेट्रा, इसके बारे में बात करी जा रही है। देन एज सच यू माइट नीड एन अकाउंट, ठीक है। अब इस ऐसी सिचुएशन में आपको क्या जानना है, आपके पास एक ऐसा अकाउंट होना चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को सूट कर सके, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सूट कर सके। मेनी मेजर बैंक्स, बहुत सारे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऑफर करते हैं एनआरआई अकाउंट्स, ठीक है, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके लिए किस प्रकार के अकाउंट्स दिए जाएं। द अकाउंट प्रोवाइड न्यूमरस फैसिलिटीज, और इन अकाउंट्स के द्वारा जो एनआरआईज को बैंकिंग सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज उनको प्रदान की जाती हैं। तो अगेन एनआरआई के कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, एफसीएनआर, एनआरई, एनआरओ, एसएनआरआर, इसकी मैं चर्चा करूंगा आपसे अगले सेशन में। आज के इस सेशन में रेजिडेंट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है ये डिटेल में चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले एनआरआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगेन रेजिडेंट कौन होता है, रेजिडेंट का मतलब है निवासी, जो भारत का निवासी माना जाएगा इनकम टैक्स के पर्पस से। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है। तो रेजिडेंट की परिभाषा जान लेते हैं। इफ एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, से फॉर एग्जांपल 2024-25, इनकम टैक्स में आप जानते हो, जैसे इस समय वर्ष कौन सा चल रहा है, इस समय वर्ष चल रहा है दोस्तों 2025 2026। तो 2025-26 में जो व्यक्ति इनकम टैक्स भरेगा वो किस ईयर की इनकम का भरेगा, 2024-25 में जो उसने कमाई है उस इनकम पर टैक्स कब भरेगा, 2025-26 में। तो इसको बोलते हैं 25-26 को असेसमेंट ईयर बोलते हैं, और ये टैक्सेबल इनकम ईयर हो गया बेसिकली। तो असेसमेंट ईयर का जो प्रीसीडिंग ईयर होता है उसी की बात करी जा रही है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज रहा हो। तो अगर 2025-26 के लिए हम किसी के इनकम टैक्स की गणना कर रहे हैं
तो हमें ये जानना होगा कि यस 2024-25 में क्या वो 182 दिन भारत में रहा है। तो अगर 182 दिन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ एन इंडिविजुअल is in India for at least 365 days in the last 4 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में, पिछले यानी कि यहां पर बात हो रही है इससे भी पिछले 24-25 के पहले वाले, तो 24-25 के पहले 2020-21, 21-22, 2022-23 और 23-24 इसमें रहा हो, मतलब 4 सालों में पूरा एक साल 365 दिन, 364 नहीं होने चाहिए, 365 दिन होने चाहिए इन 4 वर्षों में प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर। और जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 24-25, ये जो बात कर रहा हूं 24-25 में कितने दिन रहा हो, 60 डेज। अगर 24-25 में 182 दिन रहा हो तब तो हम कर सकते हैं, बट अगर 24-25 में 60 दिन रहा है और 24-25 के पहले वाले 4 फाइनेंशियल ईयर में वो कितने वर्ष रहा हो, वो रहा हो 4 वर्ष, मतलब 4 वर्षों में 1 वर्ष रहा हो, तो भी हम उसको क्या मान लेंगे, हम रेजिडेंट मानेंगे, यानी कि उस पर जो टैक्स लगेगा वो एज अ रेजिडेंट लगेगा, यानी कि निवासी भारतीय के हिसाब से जो भी गणनाएं होंगी वो गणनाएं की जाएंगी, कैलकुलेशंस की जाएंगी। अब नॉन रेजिडेंट किसे कहेंगे, अभी ये जो कंडीशंस हैं ए और बी, अगर इन दोनों कंडीशंस को कोई सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो ट्रीट किया जाएगा एनआरआई। तो अगेन याद रखिएगा एनआरआई की डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है, एनआरआई की जो डेफिनेशन इनकम टैक्स के बिहाफ पर यानी कि कैलकुलेशन के बिहाफ पर है, तो जो रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा उसी को एनआरआई माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियंस फॉर द इनकम टैक्स पर्पज, याद रखिएगा। अब आगे समझिएगा यहां पर अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 से एक अमेंडमेंट और किया गया, एक बदलाव और किया गया। क्या है वो बदलाव, सुनिएगा। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में रहता है एटलीस्ट 120 डेज, कम से कम 120 दिन, एज कंपेयर टू द प्रीवियस थ्रेशोल्ड ऑफ 182 डेज। अभी आपने पीछे क्या जाना था, अभी आपने पीछे जाना था कि कम से कम 182 दिन रहा हो या फिर कम से कम पिछले वर्ष 60 दिन रहा हो, लेकिन उसके पिछले के 4 वर्षों में 365 दिन रहा हो। बट ये वाली कंडीशन थी 182, यहां पर कंडीशन 182 से कहां पर ले आए, 120 दिन, लेकिन कुछ कंडीशंस और जोड़ी गई। अगर वो 182 की जगह 120 दिन भी रहा हो और उसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और एंड स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज इन द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर, और पिछले 4 वित्तीय वर्षों में, ठीक है, कितने दिन रहा हो, 365 दिन। आगे एक चीज और है, और द टैक्सेबल इनकम इन इंडिया, भारत में उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा हो तो भी क्या किया जाएगा, देन द नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसा नॉन रेजिडेंट इंडियंस को ट्रीट किया जाएगा एज रेजिडेंट फॉर द टैक्सेशन पर्पज एंड द इनकम विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंगली। समझ गए कि नहीं, पिछले वर्ष 182 दिन की कैटेगरी को पार ना किया हो, 120 दिन ही रहा हो, उसके पिछले 4 वर्षों में 365 दिन रहा हो, लेकिन एक कंडीशन और साथ में जोड़ी गई, अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हो। भाई 120 दिन रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो रेजिडेंट तो ट्रीट नहीं हो रहा है, बट अगर 120 दिन रहा है लेकिन पिछले 4 वर्षों में 365 दिन रहा हो और उसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड कर रही हो, तो हम इनकम टैक्स के पर्पज से उसको रेजिडेंट मान लेंगे और रेजिडेंट के हिसाब से उस पर इनकम टैक्स की गणना यानी कि कैलकुलेशंस की जाएंगी। ये एक अमेंडमेंट बदलाव किया गया 1 अप्रैल 2020 से। अब यहां पर एक कंडीशन और आती है RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, निवासी तो हैं लेकिन साधारण निवासी नहीं है, RNOR, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के पर्पज से इनको हम रेजिडेंट मान लेते हैं, लेकिन ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी एक ही जो मैंने आपको बताई कि पिछले वर्ष 182 दिन और उसके पिछले 4 वर्षों में 365 दिन, वो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब इसमें क्या है, शुड हैव स्टेड आउटसाइड इंडिया फॉर 9 ईयर्स आउट ऑफ द लास्ट 10 प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले 10 प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, इंडिया के बाहर रहा हो, कब, ठीक है, 9 साल इंडिया के बाहर रहा हो आउट ऑफ द लास्ट 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 9 वर्ष बाहर रहा हो बट 1 साल कहां रहा हो, भारत में। शुड हैव स्टेड इन इंडिया फॉर लेस देन 730 डेज, 730 दिनों से कम भारत में रहा हो इन द लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर, 7 वित्तीय वर्षों में, तो 365 का दूना कर लिया, 730 दिन से कम रहा हो। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, RNOR की कैटेगरी में आएंगे, इनकम टैक्स के पर्पज से। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन या पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, भारतीय मूल का व्यक्ति है या भारतीय नागरिक है, विद मोर देन 15 लाख इनकम, 15 लाख से ज्यादा आय है उसकी, अर्नड फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, भारतीय सोर्स से उसने अर्न किया है। भाई मैं विदेश में रह रहा हूं लेकिन मेरा घर मकान यहां है, एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, तो किराया वगैरह मुझे मिल रहा है, इनकम इंडिया में हो रही है इंडियन सोर्सेज से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये सब चल रहे हैं मेरे। तो इंडियन सोर्सेज से अगर इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, विद मोर देन 15 लाख फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज, कम से कम 120 दिन, और मोर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 120 दिन या इससे ज्यादा भारत में रहा हो पिछले वित्तीय वर्ष में, और अगेन पिछले 4 वित्तीय वर्षों में 365 दिन भारत रहा हो, या फिर डीम्ड रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट का मतलब क्या है, विद मोर देन 15 लाख इनकम अर्नड फ्रॉम इंडियन सोर्सेज। तो डीम्ड रेजिडेंट, ये रेजिडेंट है नहीं बट क्योंकि इनकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है भारतीय स्रोतों से, तो दैट्स वाई इनकम टैक्स के पर्पस से हम इनको रेजिडेंट मान लेते हैं और रेजिडेंट के हिसाब से इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी किसकी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, आयकर के हिसाब से। तो डीम्ड रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, तो डीम्ड रेजिडेंट कौन होता है, एन एनआरआई, कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस हु इज नॉट अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री, जो किसी भी देश में टैक्स रेजिडेंट नहीं है, यानी कि कर के लिए निवासी नहीं है, एंड हैज मोर देन 15 लाख इनकम इन इंडिया अर्न फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय वो अर्न कर रहा है भारतीय स्रोतों से। द स्टेटस ऑफ डीम्ड रेजिडेंसी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एनआरआईज हु होल्ड इंडियन सिटीजनशिप एंड नॉट एप्लीकेबल टू पीआईओज। जो डीम्ड रेजिडेंट का जो ये कंफर्मेशन है वो भारतीय नागरिकों को मिलता है तो वो एनआरआई, लेकिन नागरिकता भारत की है, किसी और देश की नागरिकता उन्होंने ग्रहण नहीं करी है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए डीम्ड रेजिडेंट का कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जून 2025 में डीम्ड रेजिडेंट पूछा गया था। तो डीम्ड रेजिडेंट याद रखिएगा, 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय है भारतीय स्रोतों से, और वो भारतीय नागरिक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, ठीक है, और दूसरे देश में वो टैक्स रेजिडेंट भी नहीं है, तो उसको डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। और डीम्ड रेजिडेंट जब मान लिया गया तो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन रेजिडेंट के हिसाब से ही होगा। अब एज पर फेमा 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनकी परिभाषा क्या है, A person residing outside India who is a citizen of India, एक पर्सन, एक व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है लेकिन नागरिक कहां का है, भारत का नागरिक है। इंडियन सिटीजन्स हु प्रोसीड अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, कोई भी भारतीय नागरिक जो विदेश गया है रोजगार के लिए, और फॉर कैरिंग ऑफ एनी बिजनेस, या विदेश गया है किसी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए, और वोकेशन और फॉर एनी अदर पर्पस, वोकेशन या किसी भी पर्पस के लिए गया हुआ है, सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग इनडेफिनेट पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया, यानी कि डेफिनेट स्टे नहीं है, डिफाइन नहीं है कि कितने दिन, इनडेफिनेट स्टे आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर रह रहा है। इंडियन सिटीजन्स वर्किंग अब्रॉड ऑन असाइनमेंट, जो भारतीय नागरिक हैं लेकिन किसी असाइनमेंट पर विदेश में काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह है उनका वहां पर, विद फॉरेन गवर्नमेंट, विदेशी सरकार के साथ कोई प्रोजेक्ट है, उनका असाइनमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है कोई, और इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल एजेंसीज हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काम कर रहा है, एंड वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है। ठीक है, देन अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये तो बता ही चुका हूं। तीसरा क्या है,
ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स डेप्यूटेड अब्रॉड। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे भेल है, गेल है, ठीक है, इरकॉन है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगेन तो ये सारी कंपनियों में पीएसयू में काम कर रहा हो या राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार का कर्मचारी हो लेकिन विदेश भेजा गया हो विद फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन और पोस्टेड टू देयर ओन ऑफिसेज इंक्लूडिंग इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड। जो भारत के दूतावास है ना विदेशों में, उनमें भी रहने वाले व्यक्तियों को एनआरआई माना जाता है, बल्कि वो सरकार की तरफ से भेजे गए। ठीक है, देन अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अभी अब बात किसकी हो रही है, अभी तक बात किसकी हो रही थी, अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक है। अब बात हो रही है अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति है, हु इज अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, जो दूसरे देश का नागरिक है अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का नागरिक नहीं है इसे छोड़ करके, या फिर कोई भी ऐसा देश जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है उस देश का नागरिक नहीं है, कुछ कंडीशन फॉलो करेगा तो हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ के अंतर्गत उसको दर्जा देंगे और पीआईओ के अंतर्गत जो भी फैसिलिटीज हैं उनका बेनिफिट उसको मिल सकेगा। Who was a citizen of India by virtue of Constitution of India or the Citizenship Act 1955, 57 of 1955। ठीक है, बेसिकली यहां पर कहा है who was a citizen of India, जो कि भारत का नागरिक रहा हो by virtue of the Constitution of India और the Citizenship Act, इसके पहले का, who belonged to a territory that became part of India after the 15th day of August 1947, या वो किसी ऐसी टेरिटरी में रह रहा हो जो टेरिटरी 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन के बाद से वो कहां पर हो, भारत में हो, नागरिक रहा हो पहले और संविधान आने के बाद या सिटीजनशिप एक्ट आने के बाद वो भारत का नागरिक रहा हो, ठीक है, या फिर उस टेरिटरी में रहा हो जो टेरिटरी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत की हो। ठीक है, जैसे भारत में आज जितनी टेरिटरी हैं सभी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिल गई थी, जैसे गोवा है 1962 में मिला था, ठीक है, सिक्किम वगैरह है 1974 और 75 में स्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा यहां पर 15 अगस्त 1947 की बात हो रही, ठीक है। A person of Indian origin is one who is a citizen of any other country other than Bangladesh। अब अगेन अगली कंडीशन है, ये दो कंडीशन की बात हो गई, ए कंडीशन बी कंडीशन, अब आगे सी कंडीशन के बारे में, who is the child or a grandchild of a great grandchild of a citizen of India। ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड यानी कि जो परबाबा हैं, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड वो परपोता या परपोती है किसकी, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की जो भारत का निवासी रहा हो, ऑफ अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज ए और बी, जो ए और बी में बताया गया ना, ए और बी, ऐसे व्यक्ति का वो क्या हो, ठीक है, या चाइल्ड हो उनका बेटा हो या उनका ग्रैंड चाइल्ड हो पोता हो या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो, परपोता या परपोती हो, समझ गए मेरी बात की नहीं, ठीक है। हु इज द स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो किसी स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है पति के लिए पत्नी स्पाउस होती है और पत्नी के लिए पति स्पाउस के रूप में माना जाता है। तो जो स्पाउस हो किसका, फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसका ओरिजिन तो विदेश का है लेकिन वो सिटीजन कहां का है, इंडिया का है, ओरिजिन फॉरेन का है, यानी कि मान लो अमेरिका का व्यक्ति है लेकिन अब वो भारत में रह रहा है, नागरिकता भारत की मिल गई हो, और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज ए और बी, जो ए और बी क्लॉज है ना, यही दोनों ए और बी क्लॉज के अंतर्गत स्पाउस है फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर स्पाउस है फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ पर्सन, इनमें से कोई ऐसा पर्सन जो फॉरेन ओरिजिन है, रेफर टू इन क्लास ए और बी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको क्या माना जाएगा, ये सब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की कैटेगरी में आएंगे, पीआईओ की ये डेफिनेशन होती है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए ये चार क्लॉज याद रखिएगा, ए बी सी और डी बहुत अच्छे से, ठीक है, इनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के नाम से जानते हैं। तो अगेन इस सेशन में मैंने आपको बता दिया हु इज रेजिडेंट, किसको रेजिडेंट माना जाएगा, अगेन फेमा के अंतर्गत एनआरआई की परिभाषा मैंने आपको बता दी, डीम्ड रेजिडेंट मैंने आपको बता दिया, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए भी क्या क्या शर्तें होती हैं वो मैंने आपको बता दी।
तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आपके जो भी कमेंट्स हों, जो कुछ भी आपको लगता है, अगर कहीं बार कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अगेन आज के सेशन में इतना ही है। अब आपसे बात कर लेते हैं CAIIB महापैक। दोस्तों अगर आपने इस पैक को नहीं लिया है तो अभी जाकर के इसको परचेज कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत आपको CAIIB के 4 जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो मिलते हैं और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी सारे हैं। आप जो एक चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं, वो आपको मिलता है। 9+ सब्जेक्ट्स कवर होते हैं यहाँ पर, 15+ फाउंडेशन एंड MCQ बैचेस कवर होते हैं, 2000+ लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, 500+ मॉक टेस्ट क्विजेस मिलेंगे और 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा। 1 साल के लिए इसका प्राइस रखा गया है 4,999, 2 साल के लिए इसका प्राइस है 6,999 और 6 मंथ के लिए इसका प्राइस है 3,999, यानी कि 4,000 रुपीज। देन CAIIB फाउंडेशन बैच आपके लिए है बैच 2.0। ये बैच दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहा है, 2499 में इसको लॉन्च किया गया है। टारगेटेड बैच है दिसंबर 2025 के लिए। और फाउंडेशन ये है 2.0, ठीक है। और इसके पहले CAIIB फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया था, ये भी दिसंबर 2025 के लिए है, 2499 में आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। और अगर इंडिविजुअल बैच आप किसी भी मैंडेटरी सब्जेक्ट्स का लेना चाहते हैं या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का लेना चाहते हैं तो भी pw.live पर आप जाइए, वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिएगा। गवर्नमेंट सेक्शन में JAIIB CAIIB सेक्शन में आपको ये सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी जाइए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको बहुत बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है इन सब क्लासेस में। जितने भी टीचर्स हैं सब बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सबके पास, और सब अच्छे तरीके से यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो अगेन हमारी आपकी मुलाकात अब फिर होगी ऐसे और एक सेशन में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।